नमस्ते दोस्तों। और भीलों के बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं गरासिया जनजाति को। चलिए देखते हैं क्या क्या उसके आयाम है और कहाँ से प्रश्न अमूमन बनता है। संस्कृत का ग्रास शब्द है और ग्रास का मतलब घास होती है, तिनका होता है, और तिनके और घास का मतलब है जिससे जीवन निर्वाह किया जा सके, खाने का साधन। ठीक है, तो इस आधार पर ये इनकी इस शब्द की उत्पत्ति होती है। कर्नल टोड के अनुसार उन्होंने एक शब्द बताया गवास, गवास से गरासिया बना और बोले गवास का मतलब होता है सेवक। इस आधार पर वो लोग जो सेवा कार्य किया करते थे, किसी बड़े लोगों की सेवा कार्य किया करते थे, उनको गरासिया कहा गया। मूल स्थान क्या है? भाकर क्षेत्र, माउंट आबू का सिरोही। इसको मूल स्थान नहीं कहा जा सकता, थोड़ा सा, हालांकि इसको आज की तारीख में ये मूल स्थान है। थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे आगे भी इसके विषय में। मूल स्थान है बड़ौदा, गुजरात का बड़ौदा वाला एरिया। ठीक है, तो ये हम इस पे बात करते हैं। हाँ, इनका सबसे ज्यादा संकेंद्रण इसी जगह पे है, संकेंद्रण सबसे ज्यादा ये यहीं पर सिरोही के इलाके में पाए जाते हैं। अब ये देखिए, मूलतः बड़ौदा के राजपूत माने गए। ठीक है, दक्षिण राजस्थान में आ गए पलायन करते हुए। ये अपने आप को भगवान राम का वंशज भी मानते हैं और इस रूप में ये कहते हैं कि हम यूपी से आए और उत्तर प्रदेश से आए, अयोध्या से आए। लेकिन मूलतः बड़ौदा के आसपास का इनको माना जाता है तार्किक रूप से। और बड़ौदा से ये लोग दक्षिण राजस्थान में आए, वो पड़ोस वाला इलाका था, गुजरात राजस्थान की सीमा लगती है। और वहां आने के बाद भीलों से इनका संपर्क हुआ और फिर कालांतर में शादी संबंध भी, इनके वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो गए। तो कुल मिला के भीलों से ये घुल मिल गए। अब गरासिया का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है? राजस्थान की सबसे बड़ी तीसरी सबसे बड़ी जनजाति गरासिया, भील, मीणा, भील और उसके बाद में गरासिया। सबसे ज्यादा जनसंख्या इनकी सिरोही में होती है। सिरोही ध्यान रखेंगे, सिरोही का कौन सा इलाका? आबू रोड और पिंडवाड़ा, ये तहसीलें हैं। पिंडवाड़ा सीमेंट के लिए हम लोग इसको जानते हैं। उदयपुर का कोटड़ा और गोगुंदा इलाका, कोटड़ा और गोगुंदा इलाका इससे जुड़ा हुआ है। तो ये इलाके, ये लगभग सिरोही और उदयपुर का ये इलाका आपस में मिलता है, इसलिए ये एक ही इलाका है। पाली का बाली क्षेत्र, ये भी सिरोही से मिलता हुआ है और यहाँ भी कुछ गरासिया पाए जाते हैं। गांव की सबसे छोटी इकाई को फालिया कहा जाता है और अमूमन फालिया में एक ही गोत्र के लोग होते हैं। आपने अभी भीलों को जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो ढाणी की बात आई थी। फला को ढाणी भी कहा जाता है, यानी कुछ घरों का समूह। राजस्थान के बाकी हिस्सों में भी कुछ घरों के समूह को ढाणी कहा जाता है। अमूमन वो 4-5 जो घर होते हैं वो एक ही गोत्र, एक ही परिवार के होते हैं, 2-3 पीढ़ियों तक के लोग उसमें रहते हैं। इस वजह से इसको ढाणी का समानार्थक आप लोग मान सकते हैं, फालिया को। गांव की सबसे छोटी इकाई फालिया, और उसमें एक ही गोत्र के लोग रहते हैं। एक ही गोत्र के मतलब वो 2-3 पीढ़ियों तक के लोग रहते हैं। उनकी कुछ पीढ़ियां फट चुकी होती हैं और इस आधार पर उनका थोड़ा सा फैलाव हो चुका होता है, तो इसको ढाणी माना जा सकता है। गांव को फला कहा जाता है और फला के मुखिया, पंचायत के मुखिया को सहलोत कहा जाता है। जिस तरह से वहां पालवी और गमेती की बात थी, यहाँ आप लोग सहलोत का ध्यान रखेंगे। गांव को फला बोलेंगे, वहां पाल बोला जाता था भीलों में, यहाँ फला बोला जाता है। अब देखिए, वस्त्रों की बात करते हैं, पुरुष वस्त्रों की। सफेद या लाल रंग का फेटा, मतलब साफा, ये लोग बांधते हैं। सफेद या लाल रंग का फेटा या साफा। शरीर पर अंगरखी पहनते हैं और धोती पहनते हैं। अंगरखी और धोती, ऊपर की ओर जो शर्ट का सब्स्टिट्यूट होता है वो अंगरखी और पैंट का सब्स्टिट्यूट होता है वो धोती, तो ये लोग पहनते हैं। झुलकी, पुरुषों की कमीज को झुलकी कहा जाता है, इसको भी ये लोग पहनते हैं। स्त्रियां लहंगा, ओढ़नी, कांचली और छींट के ब्लाउज पहनते हैं, छींट के ब्लाउज। ये देखेंगे। अब कुछ और चीजें हैं। वालर, बिना वाद्य के गणगौर पर युगल नृत्य किया जाता है। स्त्री पुरुष मिलकर के ये नृत्य करते हैं, उसको वालर कहा जाता है। थोड़ी देर पहले हम भीलों को डिस्कस कर रहे थे, उसमें वालरा का जिक्र था। वालरा, स्थानांतरित खेती को वालरा कहा जाता है और वालरा से आ हटा दिया गया तो फिर वालर बन जाता है, ये फिर नृत्य बन जाता है। गरासियाओं का नृत्य बिना वाद्य यंत्रों के किया जाता है। एक लूर नाम का नृत्य भी होता है, विशेष तौर पर स्त्रियां इस नृत्य को करती हैं और शादी के अवसर पर करती हैं, शादी से संबंधित है। एक मोरियो, ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। मोरियो कौन करता है? पुरुष, बस इतना ध्यान रखना, नृत्य है और पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसी तरह से मांदल है, ये भी एक नृत्य है, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाएं करती हैं। फिर जावर है, जावर, जावर एक, और एक होता है जावर माइंस, और ये केवल जावर है, जावर। जावर माइंस भी दक्षिण में है, उदयपुर में है। और ये बात हो रही है जावर की। ये नृत्य होता है, युगल नृत्य, होली के ऊपर किया जाता है, स्त्री पुरुष मिलकर के करते हैं। एक कूदा, नृत्य में वैसे भी कूदा ही जाता है, तो कूद या कूदा नाम का एक नृत्य होता है। और इसमें खास बात क्या है?
स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के करते हैं। और इसमें स्त्री अपने प्रेमी के साथ भाग जाने का अभिनय करती है, इसको कूदा कहा जाता है। कूदा काफी इंटरेस्टिंग होता है। एक रायण होता है, स्त्री वेश में पुरुष नृत्य। ये तो हमने राजस्थान में खूब देखा है कि पुरुष लोग घाघरा और लहंगा पहन करके और चुनरी पहन करके स्त्रियों का वेश धारण करके खूब नाचते हैं। पहले शादियों में भी नाचा करते थे। तो इसी तरह का कुछ कुछ सीन यहाँ क्रिएट होता है रायण नृत्य में। मूलतः वो पुरुष होता है लेकिन स्त्री के कपड़े पहन के स्त्री बन करके वो नाचता है। गौर गणगौर पर युगल नृत्य होता है। गौर गणगौर, गौर गणगौर, इससे थोड़ा सा याद रख लेंगे। ये रहा, गणगौर पर किया जाता है। मनखारो मेला, ये सबसे बड़ा मेला है इनका, गरासियाओं का। मनखारो मेला ये गुजरात के आसपास भरता है। सारकेश्वर मेला ये सिरोही में होता है। चेतर विचेतर मेला, चेतर विचित्र मेला उदयपुर के आसपास। गोगुंदा का गणगौर मेला ये भी काफी प्रसिद्ध है। गौर या अंजारी का मेला ये भी प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा आप ध्यान रखेंगे मनखारों को, सारकेश्वर, चेतर विचित्र। ये देखिए इनके आराध्य हैं शिव, यानी है आदिवासी लेकिन इनके रीति रिवाज हिंदुओं जैसे हैं। जैसे कहा भी गया है कि ये अपने आप को राजपूत मानते थे और इनके गोत्र राजपूतों की तरह होते हैं। इनके लोक देवता हैं घोड़ा बावसी। शिव इनके आराध्य हैं और लोक देवता हैं घोड़ा बावसी। भोजन किस तरह का होता है? शाकाहार और मांसाहार दोनों तरह का भोजन ये लोग करते हैं। लेकिन मांसाहार में गौ मांस वर्जित है। हिंदू परंपराओं को ये लोग मानते हैं और गाय को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उसका मांस नहीं खा पाते। त्योहार, हिंदुओं के सभी त्योहारों को ये लोग मनाते हैं। अब ये देखेंगे, ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था होती है इन लोगों के, पुरुष प्रधान होता है। अमूमन इनकी आर्थिक स्थिति या सामाजिक इनका स्टैंडर्ड कैसा है उसके आधार पर इनको 3 भागों में बांटा जाता है। मोटी नियात, नैनकी नियात और निचली नियात। ये सबसे अच्छा वर्ग माना जाता है, ये मध्यम वर्ग माना जाता है और ये सबसे नीचे का यानी गरीब तबका, काफी एक तरह से जिसको ये लोग बहुत समाज में इनकी स्थिति काफी खराब है, इस रूप में इनके 3 वर्ग माने जाते हैं। अब ये देखिए, ये 2 तरह के वर्गीकरण हैं, 2 तरह के, कुछ तो गोत्रों के आधार पर और कुछ शादियों के आधार पे, जीवन साथी के आधार पर। गोत्रों के आधार पे एक भील गरासिया है, दूसरा राजपूत गरासिया। भील गरासियों की खास बात क्या, जिनके गोत्र भीलों के समान होते हैं वो भील गरासिया। कहा गया था कि बड़ौदा से राजस्थान, दक्षिण राजस्थान आने के बाद भीलों से इनका तालमेल काफी हुआ और शादी संबंध भी बन गए, तो रक्त का मिश्रण भी हो गया और इस आधार पर एक बना भील गरासिया, दूसरे राजपूत गरासिया। तो राजपूत जो गरासिया हैं उनके गोत्र आज भी राजपूतों के समान ही होते हैं। ये अपने आप को थोड़ा उत्कृष्ट कोटि का मानते हैं, भील गरासियाओं की तुलना में खुद को ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। अब ये देखिए, एक भील गरासिया होता है और एक गमेती गरासिया। ये वैवाहिक संबंधों के आधार पर, रक्त मिश्रण के आधार पर ये बात मानी जाती है। इसका क्या तरीका है? भील गरासिया उसको कहेंगे जिसमें पुरुष तो होगा गरासिया और स्त्री होगी भील, तो स्त्री के आधार पे ये हो गया भील गरासिया। एक होता है गमेती गरासिया, गमेती गरासिया, इसमें पुरुष तो होगा भील पुरुष और स्त्री होगी गरासिया, उसको कहेंगे गमेती। वो ध्यान होगा आपको कि गमेती पंचायत के मुखिया को कहा जाता था, किसमें? भीलों में, और भील पुरुष प्रधान होते हैं। इसका मतलब गमेती गरासियाओं में क्या संबंध होगा? भीलों का पुरुष और गरासियाओं की स्त्री, वो गमेती गरासिया बनेगा। गमेती मूलतः भील होते हैं। इस आधार पर थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए, विवाह के कई प्रकार, विवाह से संबंधित बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। विवाह को एग्रीमेंट माना जाता है। वैसे विश्व की तमाम संस्कृतियों में विवाह एग्रीमेंट ही होता है, लेकिन पाश्चात्य लोग इसको खुले तौर पर स्वीकार करते हैं, लेकिन हम थोड़े से आस्थावादी, श्रद्धावादी लोग हम इसको आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते और हम इसको जन्म जन्मांतर का संबंध मान बैठते हैं। एक दूसरे से संबंध स्थापित करने के लिए, अच्छा विश्वास कायम करने के लिए ऐसा होना जरूरी भी है, लेकिन मूलतः विवाह एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है। हमारे यहाँ भी विशेष रूप से हिंदू, आप मुस्लिम कल्चर में बात कीजिए, वहां स्त्री को बाकायदा पूछा जाता है। हालांकि पुरुष प्रधानता के चक्कर में उसका पूर्ण पालन नहीं हो पाता और स्त्री को एक वस्तु के समान मान लिया जाता है। ये लगभग सभी संस्कृतियों में, हिंदू धर्म में भी बात करें, मुस्लिम धर्म में हम बात कर रहे थे, तो स्त्री की बाकायदा रजामंदी ली जाती है उसमें और उसकी आर्थिक सुरक्षा का भी प्रावधान किया जाता है। ऐसा था, ये एक अच्छी परंपरा थी, लेकिन कालांतर में ये गलत रूप में सामने आई और पुरुषों का वर्चस्व चलता गया, स्त्री का काफी शोषण उसमें हुआ। इसी तरह से हिंदू मैरिज के अनुसार भी हम लोग देखें तो फेरे होते हैं, फेरे उसमें संस्कृत के श्लोक उसमें बोले जाते हैं और उन श्लोकों का अमूमन मतलब यही होता है कि स्त्री कुछ शर्तों को उसके सामने रखती है और उससे ये अपेक्षा करती है अपने भावी पति से कि तुम मेरी ये बातें मानो तो फिर मैं तुम्हारे बाएं स्थान में आऊं, तुम्हारी वामांगी बनूं, और फिर पुरुष उसको वचन देता है कि हाँ मैं तुम्हें यथोचित सम्मान दूंगा और तुम्हारा इन मामलों में
तो ससम्मान तुम्हारी बात को मानने की मैं कोशिश करूंगा, बल्कि मानूंगा, और तब जाकर के स्त्री उसको पति रूप में वर्ण करती है। उससे पहले वो दाईं ओर बैठती है, उसके बाद वो वामांगी यानी उसके बाएं भाग में आकर के बैठती है। तो विवाह एक एग्रीमेंट होता है, और इसका सही स्वरूप यदि देखा जाए तो आप आदिवासियों में जाकर के देखिए, ये इसको एक समझौते के रूप में देखते हैं। अमूमन विवाह हर जगह एक समझौता ही होता है स्त्री और पुरुष के बीच में। तो वधु मूल्य दापा के आधार पर होता है। ये बात हमने भील कल्चर में भी देखी थी, यही बात गरासिया कल्चर में भी हम लोग देख रहे हैं, गरासिया जनजाति में भी देख रहे हैं। वधु मूल्य चुकाना पड़ता है और उसको दापा कहा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लड़की के पिता को ये दिया जाता है, लड़की के बदले में लड़की का पिता लड़की देता है और उसके बदले में वो लेता है। अब कई लोग इसको बुरा मान सकते हैं, लेकिन बुरा तो ये भी है जो अपने आप को तथाकथित सभ्य लोग मानते हैं और मेन स्ट्रीम में मानते हैं, वो लड़की ले भी लेते हैं और धन भी ले आते हैं साथ में। ये तो और भी बुरी स्थिति। तो ये अपने अपने संस्कृतियों के मुताबिक अलग अलग रिवाज हैं। अब ये लड़की के पिता को जो दावा दिया जाता है, ये किस रूप में, नगद के रूप में, पशु के रूप में या सामान के रूप में, जो भी स्थिति उनके बीच में एक जो अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में बनती है उसके आधार पे वो उसको चुकाता है। विवाह के प्रकार देखिए, मोरबंदिया हिंदू रीति रिवाज से होता है, ब्राह्मण की मौजूदगी में होता है और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही उसमें रस्मों की अदायगी होती है। जैसे फेरे लिए जाते हैं, और मोर बंधिया यानी मोर मुकुट बांधा जाता है, साफा जो शादी के दौरान हम लोग पहनते हैं, और फेरे लिए जाते हैं। एक पहरावना विवाह होता है, पहरावना विवाह, इसमें ब्राह्मण की अनुपस्थिति होती है, पंडित जी की अनुपस्थिति होती है और उसके अलावा सारी रस्में निभाई जाती हैं। एक ताड़ना विवाह होता है, ताड़ना क्या खास बात है इसमें, लड़की पसंद आने पर सीधा विवाह, और कोई रस्म नहीं होगी। लड़की पसंद आ गई, अब बस सीधा विवाह करना, कोई रस्मों की औपचारिकता नहीं करनी। बस सबसे महत्वपूर्ण क्या है, दापा यानी वधु मूल्य देना। बस पैसा या जो भी वधु मूल्य निर्धारित किया गया वो लड़की के पिता को दिया और सीधी लड़के लड़की की शादी मान ली जाती है। अन्य रस्में इसमें नहीं होती। प्रेम विवाह, इसका काफी प्रचलन हो गया जैसे जैसे जमाना बढ़ता जा रहा है। तो वैसे भी यहाँ थोड़ा सा एक ओपननेस देखने में आती है, पहाड़ों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ प्रेम विवाह ज्यादा देखने में मिलता है। विनिमय विवाह, आटा साटा, ये भीलों में भी था, यहाँ भी पाया जाता है। सेवा विवाह, ये भी भीलों की तरह लड़के को लड़की के घर में रहकर सेवा वगैरह करनी होती थी और उसके आधार पे उससे शादी कर दी जाती थी। इसी तरह से मेलबो विवाह होता है, एक सह पलायन विवाह होता है, लड़का लड़की एक साथ पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं, फिर जब वो वापस समाज के सामने आते हैं तो उनको पति पत्नी रूप में मान्यता दे दी जाती है। नाता प्रथा होती है भीलों की तरह, बाकी लोगों की तरह। जब दूसरा विवाह हो रहा होता है, विधवा का विवाह, या पहले पति के रहते हुए दूसरी जगह जब विवाह होता है पति की मौजूदगी में, यानी कुल मैरिज जब होता है तो उसको नाता प्रथा के नाम से जाना जाता है। विधवा विवाह भी यहाँ प्रचलित है, और विधवा विवाह को यहाँ कहते हैं आना करना या चुनरी ओढ़ाना। पति मर गया, पति की मृत्यु हो गई, उसके बाद इस रिवाज को आना करना कहा जाता है। कई जगह पर इसको नाता करना भी कहा जाता है। उसको चुनरी ओढ़ाई जाती है किसी और के नाम की, और ये विवाह मान लिया जाता है। अर्थव्यवस्था में कृषि है, पशुपालन है, वन उत्पाद है, मजदूरी है, और आजकल नौजवान बच्चे बच्चियां पढ़ने लगे हैं तो सरकारी सेवा में भी आने लगे। सरकार भी इनका यथोचित ध्यान रखते हुए रिजर्वेशन के जरिए इनके हितों की सुरक्षा करने का प्रयास कर रही है, और इस आधार पर ये लोग सरकारी सेवाओं में भी आ रहे हैं, निजी क्षेत्र में भी आने लगे। ठीक ठाक तरीके से इनका परसेंटेज बढ़ने लगा है। इसके बाद में हम थोड़ी सी बात करते हैं गरासिया शब्दावली को लेकर के। कुछ खास शब्द हैं, उनके कुछ खास निहितार्थ हैं, तो देखते हैं वो क्या क्या है। जिसको हम घर कहते हैं उसको ये लोग घेर कहते हैं। घेर, घेर यानी घर। एक अतिथि घर होता है, गेस्ट रूम जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको ये लोग मांड बोलते हैं। मांड यानी गेस्ट रूम, अतिथियों का, मेहमानों का कमरा। ओसरा, ओसरा इधर जयपुर की तरफ बारी आने को ओसरा बोला जाता है। बारी, पारी या बारी, लेकिन यहाँ बरामदा को ओसरा बोला जाता है। गरासिया लोग बरामदा, जो घर का बरामदा होता है, बालकनी होती है, उसको ओसरा के नाम से जानते हैं। हंसली, गले में पहनने का गहना, हम भी लगभग हंसली बोलते हैं उसको। एक होता है झेल या मुर्की। मुर्की तो एक कॉमन शब्द है, हम लोग भी उसको यूज करते हैं, लेकिन खास है झेल। कान की जो मुर्की होती है, कान का जो गहना होता है, उसको झेल या मुर्की के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से माटला, मटके को माटला बोला जाता है, और चारपाई यानी खाट को खाटमा कहा जाता है। खाट या चारपाई हम लोग भी बोलते हैं, ये लोग इसको खाटमा बोलते हैं। एक शब्द होता है धेरी, घेंटी, ये दोनों ही उल्लेख मिलते हैं। देखिए, इन सूचनाओं का स्रोत या तो इंटरनेट होता है या विभिन्न राइटर्स की पुस्तकें होती हैं। तो घेंटी शब्द भी देखा गया,
और धेरी भी देखा गया। अब जो भी आपको मिलता है, और ये ऑप्शन मिलता है आपको एग्जाम में, अनाज पीसने की चाकी जो जिसको हाथ से चलाया जाता है, मैनुअल चाकी जो होती है, उसके लिए दोनों शब्द हैं। थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप लोग तैयार करेंगे। उसके बाद में कुछ और शब्द है, हुरे या फिर मोरी। मृतक दिवंगत होने के बाद में, मरने के बाद में उसका जो स्मारक बनाया जाता है, उसको हुरे या फिर मोरी के नाम से जाना जाता है, हुरे या फिर मोहरी। कांधिया, मृत्यु भोज के लिए एक शब्द है जिसको कांधिया कहा जाता है। हम लोग मृतक को जो कंधा देते हैं उसको कांधिया बोलते हैं, लेकिन यहां मृत्यु भोज के लिए कांधिया शब्द यूज होता है। हेलरू एक संस्था है, अब इसको सामाजिक संस्था भी कहा जा सकता है। बेसिकली इनके सामाजिक या विकास की संस्था इसको हम लोग मान सकते हैं। ये कुल मिलाकर गरासिया लोगों के हितों की बात करती है। ये एक तरह से मेलों का आयोजन भी करती है, मेलों के आयोजन में भी इसकी भूमिका होती है। तो हेलरू ये एक संस्था है, थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे गरासियाओं के संदर्भ में। यदि प्रश्न आता है तो आप लोग गरासियाओं से रिलेट करके अपने ऑप्शन को ढूंढेंगे और जवाब देंगे। वढ़ोतरा, मोताणा की राशि, ये बात हुई थी कि आपसी रंजिश में यदि किसी को मार दिया जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो फिर ये लोग चढ़ाई करते हैं, झगड़े पर उतारू होते हैं, और उसके बदले में जो राशि वसूल की जाती है मोताणा के बदले में, मोताणा, उसको ये लोग वढ़ोतरा के नाम से जानते हैं। एक शब्द और है, चढ़ोतरा। चढ़ोतरा बेसिकली ये चढ़ाई है। आपसी रंजिश में या किसी भी कारण से किसी के प्रियजन की यदि मृत्यु हो गई है, तो उस फले के लोग, उस कबीले के लोग, फला के लोग जो हैं, फालियां के लोग, ये इकट्ठे होंगे। जो उनका संकेत है फायरे फायरे, और इस तरह से, क्योंकि भील गरासिया बेसिकली ये कुछ कुछ हम इनको बाइफरकेट करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, लेकिन बहुत सारी इनकी साझा संस्कृति है, बहुत सारी चीजें, आपस में शादी संबंध भी होते हैं। तो ये लोग अपने साथियों को बुलाते हैं, सारों को, और फिर उस जगह पर जाते हैं जहां जो गुनहगार होते हैं, इनकी नजर में जो संदिग्ध लोग होते हैं, वहां तक जाते हैं। इस क्रिया को ये लोग चढ़ोतरा बोलते हैं, चढ़ोतरा, चढ़ाई करना। और फिर वहां जाकर या तो झगड़ा होगा, मौत के बदले में मौत, या फिर उस कोई समझदार लोग हैं तो उसका सुलहनामा करवाते हैं, उसके बदले में कुछ राशि इनको दिलवाई जाती है। उस राशि को या तो मोताणा कहा जाता है या फिर वढ़ोतरा कहा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, चढ़ोतरा यानी चढ़ाई। मांडलिया, चेहरे पर गोदना, चेहरे पर जो गोदना गुदवाते हैं उसको मांडलिया कहा जाता है। और मांडला, हाथ पैर पर जो गोदना होता है उसको मांडला कहा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से गरासिया को लेकर के हम लोगों ने डिस्कस किया, और उसके बाद हम अन्य जनजातियों को भी देखेंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।